हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। और उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया हो गए और मस्त हो गए और पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो जो वो हमारी 10.1 थी वो पिछले वीडियो में पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और इसमें हमें डिस्कस करनी थी एक्सरसाइज 10.2 और कुछ थ्योरम्स वगैरह जो भी बची थी। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि इसके 8 या 9 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी देखेंगे मतलब अगले वीडियो में। ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरम देखो, जो तुम्हारी 10.2 थी, कौन सी थी? ये तुम्हारी थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, यदि तुम्हारी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखो ये थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारी क्या है? थ्योरम है। ठीक है, बराबर होती हैं। तो थ्योरम ये बोल रहे हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो कोई बाह्य बिंदु है और एक सर्कल है, उस पर अगर मैं दो स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं तो ये प्रूव करो कि इनकी दोनों की क्या होती है? लंबाइयां जो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जरा इसको करो नोट। हाँ तो बच्चों, ये हमारी वो थी थ्योरम 10.2। बाह्य बिंदु से किसी सर्कल पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर टेंजेंट खींचते हैं, तो उनकी लंबाइयां इक्वल होती हैं। तुमने पढ़ा था कि टेंजेंट क्या होती है? मैंने बताया था पिछले वीडियो पे कि अगर कोई तुम्हारा सर्कल है इस टाइप से, और यदि मैं कोई ऐसी लाइन खींचता हूँ जो उसके एक पॉइंट को केवल स्पर्श करती है, तो उसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये इसके कहने का जो मतलब है, देखो पहले पूरा इसका ये समझो। ये बोल रहा है तुम्हारा कोई एक बिंदु है, क्या है? एक बाह्य बिंदु है। जैसे ये बोल रहा है ना कि बाह्य बिंदु से ये तुम्हारा क्या, कोई एक क्या है? बाह्य बिंदु है। फिर क्या है? तुम्हारा एक मान लो सर्कल है, कोई वृत्त है। ये लो, लग गया। ये मान लो कोई तुम्हारा वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? ओ है। तो ये बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर तो स्पर्श रेखा खींच दी जाए। कैसे? ऐसे करके 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 एक तुम्हारी टेंजेंट ये हो गई। अगर मैं इसको मिलाऊं तो देखो ये टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? हो गई ये टेंजेंट। और एक दूसरी टेंजेंट को यदि खींचो तो ये हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई? दो हमारी टेंजेंट हो गई। अब क्या करना है? मैं मानता हूं ये मेरा बिंदु क्या है? पी है। ठीक है, अच्छा एक काम और करना है कि जैसे काम करो, पहले देखो क्या दिया है हमें, दिया क्या है इस पे। ठीक है, जब थ्योरम्स होती है ना तो उसमें लिखते ना गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? तो गिवन क्या है? एक सर्कल है, एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, और जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, इसको मानता हूं मैं ए, इस पॉइंट को, और इसको मानता हूं बी। ठीक है, दिस इज बी। तो क्या लिखूंगा कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखाएं क्या है? खींची गई हैं। ठीक है, दो हमारी जो स्पर्श रेखाएं वो कौन सी है? PA और PB। ओके, अच्छा एक बात और जरा एक काम कर लो, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव। हमें जो प्रूव करना है वो से ये बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तो हैं, तो सिद्ध लास्ट में दिया होता है कि लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी कि जो लंबाई P से A की होगी वही लंबाई P से B की होगी। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो मुझे जो सिद्ध करना है, यानी कि PA इक्वल टू PB, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है,
अब थोड़ी रचना कर लेते हैं। रचना को बोलते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है। अब रचना में क्या करनी है कि मुझे क्या करना है कि पी से ओ को मिलाना है। यहाँ पे मान लो ओ, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट हो, ये पॉइंट हो गया। क्या किया मैंने, पी से ओ को मिलाया और ओ से ए को, ओ से बी को, पी से ओ तथा ए से ओ और बी से ओ को क्या किया मैंने, मिला दिया। ओके, समझ आ रहा सभी को? क्यों, क्लियर है ना इतना? अरे सिंपल सी बात है, बोल रहा है एक सर्कल दिया हुआ है और उस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि कोई बाय बिंदु है, उससे दो स्पर्शरेखा खींची जा रही है, तो ये सिद्ध कर दो कि दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो मैंने पहले क्या किया, पहले वो लिख दिया कि हमें क्या दिया, एक मतलब सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी से ए, दो जो टेंजेंट हमारी यानी कि स्पर्शरेखा है पी ए और पी बी हो गई तुम्हारी। फिर मैंने क्या किया, सिद्ध करना है कि दोनों मतलब बराबर होते हैं, तो पी ए बराबर पी बी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम इनको पी से मैंने ओ को मिला दिया, ओ से ए को, इसको इसे मतलब मिला दिया। अब बढ़ेंगे सीधे उपपत्ति की तरफ, इसमें हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या करना है हमें, मैं एक काम देखो, तुम लोग इतना तो जानते हो ना कि एक थ्योरम थी शायद हमने पहले पढ़ी थी कि अगर सेंटर से इस पर टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं? पक्का है इतनी बात कि जो सेंटर से रेडियस होती है, जो यानी कि टेंजेंट पर रेडियस हमेशा लंबवत होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये तुम्हारा 90 होगा, वो तुम्हारा 90 होगा, ठीक है। तो एक काम करो, तुम ले लो ट्रायंगल पी ए ओ और ट्रायंगल पी बी ओ में, पी बी ओ में तुम्हें केवल दो ट्रायंगल ले लेने हैं। कौन सा? एक पी ए ओ यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे पी बी ओ। ओके, अच्छा, उसमें तुम ये चीज जरूर गौर कर रहे होगे कि देखो जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है वृत्त के किसी भी बिंदु से, जो उसकी परिधि होती है उसके किसी भी बिंदु से जो उसका केंद्र होता है वहां तक की दूरी क्या होती है, नियत होती है। तो जो तुम्हारी ए ओ जो तुम्हारी क्या है, यानी कि ए ओ ये हमेशा तुम्हारी बराबर होगी इसकी ओ बी के, क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। क्या ये रेडियस यानी कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा वृत्त की बराबर होती है, ठीक है। फिर देखो, अगर तुम देखो पी ए ओ, अच्छा अगर मुझे लिखना है पी ए ओ, इसका मतलब क्या है, यानी कि पी ए ओ बीच वाला मानते हैं, ठीक है, ये वाला। तो जो तुम्हारा ये कोण है ये कितना है, 90 डिग्री है, और जो तुम्हारा पी बी ओ है वो कितना तुम्हारा 90 डिग्री है। अब मैं दो का कंपेरिजन कर रहा हूँ, एक चीज लूंगा इस वाले ट्रायंगल से तो एक चीज इस वाले से, ठीक है। तो देखो एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ये तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री है प्रत्येक। ओके, अच्छा, अब जो तुम्हारा पी ओ है, क्या है, पी ओ है, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि जब तुम पी ए ओ लोगे ट्रायंगल ये वाला तो तुम्हारा ओ आएगा, और जब तुम पी बी ओ लोगे तब तुम्हारा पी ओ आएगा। तो इसको लिख सकते हो तुम क्या कि पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये क्या है तुम्हारा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि एस ए एस समरूपता यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के थ्रू में लिख सकता हूँ इसको, कैसे कि अतः ट्रायंगल पी ए ओ इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल पी बी ओ, कैसे, एस ए एस सर्वांग समता से। सर्वांग समता अगर किसी को ना आती हो, 9th में ना पढ़ी हो, तो मैंने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले बेसिक उसमें एक दो लेक्चर दिए हैं, तो उसमें मैंने सर्वांग समता और समरूपता कंपैरेटिवली पढ़ाया है, ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, ये बताया था कि अगर दो त्रिभुज क्या है, अगर सर्वांगसम हो गए एक दूसरे की, तो उनका प्रत्येक एंगल और उनकी साइड क्या होती है, यानी कि सर्वांग सम यानी कि सभी अंग उनके क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कहाँ गया, तो मेरा जो पी ए होगा वो भी हमारा पी बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अतः, तब मैं लिख सकता हूँ कि अतः पी ए इक्वल टू पी बी, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव,
क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। हिंदी में चाहो तो लिखो इति सिद्धम, ठीक है। हाँ, तो अगर ये तुम्हारा इति सिद्धम हो गया हो तो इसको एक बार अच्छे से नोट करो फटाफट। कर लो फटाफट कर लो नोट इसको। हो गया? अच्छा, अगर ये तुम्हारा नोट हो चुका है तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। एक मिनट। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन था वो था तुम्हारा 10.2। ओके, चलो हो गया नोट। ओके, अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.2। अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.2। अब 10.2 जब शुरू करते हैं तो देखो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसी देखते हैं। मैं बता दूं तुम्हें कि रेखा गणित में या फिर ज्योमेट्री में, सर्कल में, ट्रायंगल में, इन सब में इनको एक्सरसाइज करने से पहले उनकी अगर तुमने थ्योरम्स क्लियर कर ली, एकदम समझ में आ गई तुम्हें, तो फिर इन क्वेश्चनों को करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। दिया कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो देखो, तुम मानो एक वृत्त पहले बनाओ। क्या बनाओ? एक वृत्त। इस तरह बना लिया वृत्त, ये हो गया हमारा वृत्त। अच्छा, इसका केंद्र तुम्हारा क्या हो गया? O। बोल रहा है कि एक बिंदु है तुम्हारा Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है। कैसी? ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है? तो यहाँ से इसको मान लेंगे, ठीक है। ये बिंदु तुम्हारा क्या है? Q से। तो मैंने Q से एक वृत्त पर क्या खींच दी? एक स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श करती हुई एक रेखा मैंने खींच दी। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी खींच सकते हो, बट यहाँ से जैसे इसका परपेंडिकुलर अगर इसको मैच करेंगे, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी, तो बाहर का काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया, ठीक है। अब Q की केंद्र से दूरी कितनी? देखो ये तुम्हें कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ये क्या है तुम्हारा? अच्छा, इसको तो मान लो पॉइंट P दिया है क्या? नहीं दिया। इसको तो मान लो पॉइंट P मान लो। अब अगर तुम Q से O की डिस्टेंस पर गौर करो, ऐसे, ये Q है, ये O है, तो अगर Q से O की डिस्टेंस पर गौर करोगे तो हमारा ये दिया है 25 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा, अब हमें इसकी क्या पूछ रहा है कि सर्कल की रेडियस बताओ। हमारे बहुत से बच्चों ने इसको कर लिया होगा फटाफट। देखो, तुमने पढ़ा होगा, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे श्रीमान पाइथागोरस, तो उन्होंने एक थ्योरम दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और उसका एक एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 अंश का है। अगर मैं इसको A, B और इसको मैं C मान लेता हूँ खुद से, तो इसको मैं बोलूँगा लंब, है कि नहीं? ये मेरा क्या होगा? आधार। और ये क्या होगा? मेरा कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये था कि अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम थी। अब इसको ज़्यादा डीप नहीं बता रहा क्योंकि अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? ये मेरा क्या करे? ये इसको क्या बोलूँगा मैं? कर्ण, क्योंकि ये बन रहा है तुम्हारा 90 डिग्री। इसको मैं बोलूँगा कर्ण। ये क्या होगा? मेरा आधार। ये क्या होगा? मेरा लंब। अच्छा, तो मैं लगाऊँ यदि कि किसका? क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। ओके, अब बोलो सर ऐसा कैसे हुआ? क्यू क्यू ओ जो है तुम्हारा वो क्या है? एक प्रकार से क्या है? कर्ण का काम कर रहा है। और जो तुम्हारा क्यू पी है वो क्या काम कर रहा है? किसका? आधार का। और ये किसका? लंब का, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो तुम्हें जो ओ क्यू है उसकी वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है? 25। तो यानी कि 25 का स्क्वायर हो गया। ओके, फिर तुम्हें चाहिए ओपी की वैल्यू। अच्छा, एक वृत्त की रेडियस कितनी होती है? आर है। इसको मान लो तुम आर, ठीक है। तो ओपी के स्थान पर तुम रखते हो क्या? आर, यानी कि आर का स्क्वायर। ओके, प्लस क्यूपी कितना है तुम्हारा? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, 25 का स्क्वायर करो, कितना होगा?
625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 24 का जब तुम स्क्वायर करते हो यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24, तो वो तुम्हारा होता है 576, ठीक है। अभी के टाइम पे तुम्हें 1 से 30 तक के स्क्वायर जो है तुम्हें रटे होने चाहिए, और 1 से 20 तक के क्यूब, यानी कि स्क्वायर का मतलब वर्ग, क्यूब का मतलब घन। अगर नहीं रटे हैं तो रट लेना, जब क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी होगी, नहीं तो बार बार करते रहोगे, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का वर्ग का मतलब होता है किसी जैसे मैं बोलूँ 6 का वर्ग, तो यानी कि 6 गुणे 6 यानी कि किसी का 2 बार गुणा। अगर मैं बोलूँ घन, तो यानी कि 6 गुणे 6 गुणे घन, यानी कि उसका 3 बार, किसी भी संख्या का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं घन, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। इस पे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको करो माइनस, कितना बचेगा तुम्हारा, 15 में 6 गया, कितना बचेगा 9, और 11 में 7 गया तो जगह 4, यानी कि 49 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या 49, ठीक है। तो आर इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा 49 अंडर रूट पे, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था कि जब ये रूट से बाहर तो उसकी 2 वैल्यू फाइंड, तो प्लस का और माइनस का 7 तुम्हें मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जब डिस्टेंस हमारी आर जो होता है डज नॉट इक्वल टू -7, क्योंकि हमारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसलिए आर की वैल्यू है कितनी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दे रहा अतः वृत्त, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना की तुम्हारी 49, ठीक है। तो आर का मान कितना निकलेगा तुम्हारा अंडर रूट का 49, यानी कि आर के जो आएगा यानी कि +-7, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है जो हमारे क्या है, जो जो सर्कल है इसकी जो हमारी रेडियस होती है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। इसलिए आर डज नॉट इक्वल टू -7 के इक्वल नहीं होगा, आर इक्वल होगा इसके +7 के। तो बोल सकते हैं कि अतः इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। पढ़ाने को मैं पढ़ा चुका हूँ 4 या 5 क्वेश्चन, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दिक्कत ये है, तो फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी है, इसी में तो बार बार में गुस्सा आता है यार, पता नहीं हो गया। चलो नोट कर लो ये सब, दूसरा फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ। देखो, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है तुम्हारा, ये कह रहा है कि आकृति 10.11 तुम्हें दी हुई है, कौन सी, देखो 10.11 तुम्हें दी हुई है, और इसमें क्या है, तुम्हें एक सर्कल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, अरे सर्कल, ठीक है, एक तुम्हें सर्कल दिया हुआ है, ये तुम्हारा ओ है, क्या इसका केंद्र है, और ये तुम्हारा एक बिंदु पी दिया हुआ है, और ये एक बिंदु क्या तुम्हें दिया हुआ है क्यू, और ये दोनों स्पर्श हो रहे हैं यहाँ पर, ये तुम्हारा दिया हुआ है आर, ओके, आर ने टी दिया हुआ है, क्या दिया है, दिस इज पॉइंट टी, ओके। तो हमसे पूछ रहा है कि टीपी एंड टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, कौन से, टीपी एंड टी क्यू, क्या है, टीपी एंड, ये चिन्ह तो तुम्हारा एंड का, अरे एंड का चिन्ह ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे, टीपी एंड टी क्यू जो तुम्हारी क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, किसकी, वृत्त की, ये हमें बोल रहा है, ठीक है। और जो तुम्हें एंगल दिया हुआ है ये वाला पी, कौन सा एंगल, पी ओ क्यू जो तुम्हें दिया वो दिया तुम्हें 110 डिग्री, कितना ये तुम्हें दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है तो पी टी क्यू बताओ, कौन सा एंगल पी टी क्यू हमसे पूछ रहा है। अब जरा समझो इसको गौर से, कौन सा एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, अब हमें फाइंड करना है एंगल जी वाला। अच्छा, अगर मैं इसको छुपा दूं इस मतलब सर्कल वगैरह को, तो तुम्हें क्या एक चतुर्भुज नहीं दिख रहा जिसकी 4 भुजाएं हों, तो तुम जानते हो कि किसी चतुर्भुज के चारों जो कोणों का योग कितना होता है तुम्हारा 100, कितना 180 ने बोल देना 360 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ, तो लिखो किसी चतुर्भुज के, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, 180 मत सोचना,
होता है। अच्छा, ये कितना होता है? 360 होता है। चारों का योग कितना होता है? 360 होता है। अगर 360 होता है तो जब तुमको ये वाला एंगल फाइंड करने में दिक्कत क्या है बताओ? अब तुम ये जानते हो ना कि कोई भी रेडियस होती है वो अपने टेंजेंट पर क्या होती है? लंबवत होती है, यानी कि ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती है और ये भी तुम्हारा 90 अंश का कोण बनाती है। थ्योरम थी ना 10.1, शायद याद हो किसी को। तो अगर मैं चारों एंगल लिखूं, कौन सा एंगल? पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल ओ पी टी क्यू हो गया, ये वाला एंगल हो गया, फिर टी क्यू ओ हो गया ये वाला एंगल, फिर ओ क्यू पी ओ नहीं यार क्यू ओ पी, कौन सा? क्यू ओ पी। ओके, फिर कौन सा? ओ पी टी, एंगल ओ पी टी दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 360। ओके, तो पी टी क्यू हमें फाइंड करना है वो मुझे पता नहीं है, तो एंगल पी टी क्यू तो हमारा सेम ही रहेगा। ओके, जो जो तुम्हारा टी क्यू ओ है कौन सा है? टी क्यू ओ, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंड दिस इज क्यू ओ पी है क्या? कि तुम्हारा है 110 डिग्री प्लस दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब तीनों को ऐड कर लो, तो एंगल पी टी क्यू प्लस 290 इक्वल टू 360। ओके, तो एंगल पी टी क्यू विल बी इक्वल टू 360 माइनस 290 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यही हमसे पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी टी क्यू। तो वी कैन कैलकुलेट दिस, द वैल्यू ऑफ एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इसको तुम फटाफट क्या करो? नोट कर लो। ठीक है, कर लो फटाफट करो नोट। अब नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ये समझो मैं दोबारा कर रहा हूं, इसको एक बार कर चुका हूं, रिकॉर्ड आने हुआ है। से बोलते हैं गरीबी में आटा गीला, एक तो लेक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है और दूसरी बात वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, बनाए तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो, तो तुम्हारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, फिर देखो एक वृत्त की बात कर रहा है और वृत्त हमसे बनता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बनता है। ये कुछ इस टाइप का मान लो, तुम्हारा क्या वृत्त है ये? ये क्या है? तुम्हारा वृत्त है, इसका सेंटर क्या है? तुम्हारा O है। ठीक है, तो एक बिंदु से, एक बिंदु P से, एक तुम्हारा अनदर बिंदु है P, क्या है? P से O जो है क्या है? P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या करोगे? एक स्पर्श रेखा तुम्हारी क्या हो गई? इसको बोलो A पॉइंट। ठीक है, और इसको खींच दो तुम B पॉइंट। तो एक स्पर्श रेखा क्या हो गई? PA, क्या हो गई? PA, और क्या हो गई? PB तुम्हारी क्या हो गई? PB हुई तुम्हारी स्पर्श रेखाएं। ठीक है कि नहीं? कौन सी? अरे यार, स्पर्श रेखाएं, यानी कि पी ए और पी बी तुम्हारी दो स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, जैसा वो बोलना था वैसा मैंने कर दिया। अब मैं इसको इससे मिला दे रहा हूँ, इसको इससे मिला दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। फिर मुझे फाइंड करना है, अगर ये दोनों परस्पर 80 डिग्री पे झुकी हुई है, पी ए तुम्हारी एक स्पर्श रेखा है क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श करती है, और पी बी तुम्हारी स्पर्श रेखा है क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि टच करती है। ओके, तो जब दोनों ये टच करती है तो दोनों स्पर्श रेखा है, लेकिन टच करने के बाद ये दोनों किसी पॉइंट पे मिलती भी है, पी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब मिलती है तो इनका जो एंगल है वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब ये जानते हो कि यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल बनता है वो कितना होता है? 90, दिस इज ऑल्सो 90। ये वाला हमसे पूछ रहा होगा, देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको हल्का हल्का करके ऐसे करके इस पे मिला दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये समझो इस पे मिली हुई है। ओके, हाँ, तो मुझे पी ओ ए यानी कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो पहले तो मुझे पूरा एंगल पता होना चाहिए। जब तक मुझे पूरा एंगल पता नहीं होगा तब तक मैं उसका आधा कैसे कर पाऊंगा? अब आधा ही होगा ये कैसे पता? इसके लिए करेंगे कुछ ना कुछ, बट होगा जरूर। देखो, सेम कंसेप्ट, ये भी एक हमारा चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि इसकी चार भुजाएं, 1 2 3 4, तो चारों कोणों का योग कितना होता है तुम्हारा? 360 डिग्री होता है। तो एंगल पी ए ओ, जरा गौर करो कौन सा हो गया? ये वाला, प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल
ए ओ बी, ये कौन सा हुआ तुम्हारा, ये वाला एंगल। फिर ओ बी पी प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी ये वाला हो गया। फिर प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू हाउ मच, 360, बोला नहीं, ठीक है। तो पी ओ ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, पी ए ओ की वैल्यू नहीं पता है। प्लस ए ओ बी जो तुम्हारा है कौन सा, ए ओ बी, नहीं यार, वो जो पी ए ओ वो तुम्हारा 90 अंश है ना, 90 डिग्री। प्लस जो तुम्हारा ए ओ बी के नहीं पता, एंगल ए ओ बी नहीं पता, प्लस प्लस ओ बी पी जो तुम्हारा कौन सा, ओ बी पी, ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है। प्लस बी पी ए कौन कौन सा, बी पी ए 80 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। ओके, तो देन तीनों को जोड़ लो, तो एंगल ए ओ बी प्लस कितना हो गया, 18, 18 18 8 26 यानी कि 260 इक्वल टू 360, ठीक है। तो जब तुम निकालोगे एंगल ए ओ बी निकालोगे, तुम्हारा आएगा 360 माइनस 260, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा अगर ए ओ बी फाइंड करना चाहो बच्चों तो तुम्हारा आएगा 100 डिग्री। अब ये तो पता हो गया कि पूरा कितना होगा हमारा, 100 का होगा, बट वो हमसे पूछ रहा है पी ए ओ, नहीं पी ओ ए, दिस एंगल पूछ रहा है, कौन सा, समझ ना, देखो दिख रहा है, ये वाला पूछ रहा है हमसे। अब वो पता करने के लिए हमें चुटकी बजाना पड़ेगा, और चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। देखो कैसे काम करो, तुम ट्रायंगल ले लो दो, कौन सा, ट्रायंगल पी ए ओ और ट्रायंगल पी बी ओ में जरा देखो गौर से। अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है, इसमें ऑब्जर्वेशन अपनी फास्ट करनी है, यानी कि अपनी जो आइस है उनको एकदम दूरबीन बनानी है ऐसे, फिर एकदम देखना क्लोजली, ठीक है। कैसे देखो, अगर गौर से देखो तुम, तो तुम्हारी जो ये वाली क्या, ये वाला जो तुम्हारा एंगल है ये वाला, और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, ये वाला तुम्हारा 90 अंश का है, और इस ट्रायंगल का तुम्हारा ये वाला 90 अंश का है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अतः क्या एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ठीक है। और यदि तुम एक बात और गौर करो, जो तुम्हारी ए टू ओ जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो हर जगह इक्वल ही होती है। तो इसको लिख सकते हो तुम क्या, कि ए ओ इक्वल टू क्या, बी ओ, ये क्या है तुम्हारी त्रिज्या है, तो बराबर होगी, ठीक है। फिर और सर आगे क्या होगा, तो तुम्हारी पी टू ओ की डिस्टेंस ही दोनों में कॉमन नहीं है, पी ए ओ, पी ए ओ, जब ये ट्रायंगल बनता है तुम्हारी ये आधी डिस्टेंस पी बी ओ बनता है, तो तुम्हारी ये दोनों में कॉमन नहीं आती, आती है ना, ये उस वाले में भी और इस वाले में भी है। तो लिख सकते हो क्या, पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये तुम्हारा क्या है, उभयनिष्ठ, दैट इज कॉमन, क्या है, उभयनिष्ठ। तो इन तीन कंडीशनें अगर फॉलो हो रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अतः क्या, ट्रायंगल पी ए ओ ये हमारा सर्वांग सम होगा किसके, ट्रायंगल पी बी ओ के, एस ए एस सर्वांग समता से, ठीक है। देखो सर्वांग यानी कि सभी अंग, समता यानी कि तुलना या फिर बराबर, उसके अगर सर्वांग सम हो जाते हैं कोई दो, तो उनके सारे पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके सारे अंग इक्वल हो गए, जो तुम्हारा एंगल होगा कौन सा, पी ओ ए, वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ बी के, है कि नहीं भाई, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल। अब इसकी हर एक पार्ट इसका, हर एक इसके पार्ट के बराबर, संगत पार्ट के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब यदि तुमने सर्वांग समता तुम्हें नहीं आती, तो मेरे में मतलब मेरे यूट्यूब वो खोलो मेरा चैनल, और उस पर जाओ तुम, किस पे, प्ले लिस्ट पे, प्ले लिस्ट पे तुम्हें बोलने में, जो तुम्हारे प्ले लिस्ट है उस पर तुम्हारा ट्रायंगल नाम से एक चैप्टर है पूरा 6 वाला, उस पर जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा उसको ज़रा देखो। मैंने उस पर सर्वांग समता और समरूपता थोड़ी उसको ज़्यादा ही अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया है, जितना अच्छा से अच्छा मेरे से हो सका है, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया इक्वल है। बट मुझे ये पता है कि जो मेरा, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कर दूं इसको क्या, कि मेरा जो एंगल ए ओ बी है वो मेरा कितना आया था, 100 डिग्री आया था। ये देखो यहाँ से कितना आया था, 100 डिग्री। अब ए ओ बी को मैं दो के योग के रूप में कर सकता हूँ ना, सिंपल सी बात है। कैसे, एंगल
ए ओ पी प्लस, या फिर कर दो इसको पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी हो जाएगा इक्वल टू 100 डिग्री। अब जब दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के तो एंगल पी ओ ए प्लस, जहाँ पर पी ओ बी है वहाँ पर मैं पी ओ ए पुट कर सकता हूँ, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू कितना 100 डिग्री। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री, दैट मीन एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100/2। दैट्स वेरी सिंपल। देखिए एंगल पी ओ ए इक्वल टू तुम्हारा कितना 50 डिग्री। बस यही तो मैं जब से बता रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली ना बता करके थोड़ी मैंने प्रूफ के साथ बता दिया। तो योर आंसर इज दिस, एंगल पी ओ इज इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्री। प्लीज नोट इट एंड एंजॉय दिस क्वेश्चन। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? परमिशन है? ओके चलो 3 हो गए, अब चौथा बताता हूँ। जो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, अब देखो यहाँ तक लेक्चर हो चुका था, अब ये दोबारा है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि तुम लोगों के लिए पहली बार ही है वो, मतलब तुम्हें लगेगा कि ये पहली बार ही है। सिद्ध कीजिए कि, ये तुम्हारा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, समझो, सिद्ध कीजिए कि कोई सर्कल है, अभी समझाऊंगा, पहले एक बार नोट कर लो। किसी वृत्त के किसी किसी वृत्त के किसी व्यास के, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है कि समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। पहले बात तो इसको तुम्हें समझना है क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक वृत्त लो, पहले बात तो क्या लो, एक वृत्त लो जिसका सेंटर मान लो कुछ भी हो, वो मान लिया मैंने। फिर इस पर एक व्यास खींचो, क्या है? ये हो गया तुम्हारा व्यास, जो है कि वृत्त के सेंटर से होकर जाता है। अब व्यास के तुम्हारे दो सिरे हो गए, एक ए सिरा ए और एक बी सिरा। ये बोल रहा है किसी वृत्त के किसी व्यास के, एक व्यास है, व्यास तुम्हारा ऐसे ऐसे सेंटर से जाता हुआ कई सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो फर्स्ट तुम्हारा क्या है, एक व्यास से, व्यास के सिरों, ये इसके क्या है सिरों, ये क्या है इसके, अरे एकदम क्लियर नहीं है, देखो ये इसके क्या है सिरे हैं। तो सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, और जो इस सिरे पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। बस ये सिद्ध करना है। तो इसको तो मान लो पी क्यू, इसको मान लो पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। सिंपल, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। ये समझ आया? अच्छा, ये मैं प्रूव करना था। तो इस पे तुम लिख सकते हो कि माना ई भी एक व्यास है तथा पी क्यू और आर एस, देखो हाँ, एक ये तुम्हारा जब सॉल्यूशन करोगे इसका तो अब लिखना माना ए बी क्या है, एक व्यास है जिसके दो सिरे ए और बी हैं। क्या है? जिसके दो सिरे ए और क्या है कि बी हैं, दो सिरे क्या है इसके, ए और बी हैं, ठीक है। फिर और पी क्यू और आर एस सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, तथा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस सिरों पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, वो भी समांतर, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। थोड़ी सा थ्योरेटिकल पार्ट से थोड़ी नोट कर ले तो अच्छा रहता है। फिर ये बोल रहा है कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा मतलब जो रेडियस, देखो वी नो दैट कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या होती है कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है कि नहीं?
या फिर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अगर लंब होती है तो इसका अर्थ ये सीधा सीधा कि जो तुम्हारा ये एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल आल्सो 90 होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। और जब एंगल 90 होता है तब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। बताऊंगा अभी आगे, देखो पहले थोड़ी एकदम सीक्वेंस वाइज करेंगे, इसलिए मैं पूरा इसको लिख के आया हूँ। तो इसलिए तुम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या? इसलिए यू कैन राइट इट दैट कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस, है कि नहीं? ओ जो ए है तुम्हारी वो आर एस के क्या है? लंबवत है कि नहीं है ना? लंबवत 90 से बना रही कोण, ठीक है। और जो तुम्हारी ओ बी है वो लंबवत है किसके? पी क्यू के। किसके लंबवत है? पी क्यू के, ठीक है। फिर तो तुम कर सकते हो क्या क्या एंगल ओ ए आर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तब तुम लिख सकते हो कि एंगल ओ ए आर क्या होगा तुम्हारा? 90 डिग्री। और एंगल ओ बी पी क्या होगा? ये भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? और जो तुम्हारा एंगल ओ बी पी है, नहीं, ठीक है, ओ ए आर हो गया। और ओ ए एस जो तुम्हारा होगा एंगल ओ ए एस, वो भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा। और जो तुम्हारा एंगल एक और दिया है ना, कौन सा? ओ बी क्यू, ओ बी क्यू, वो भी क्या होगा तुम्हारा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः क्या ओ ए आर, कि ओ ए आर इक्वल टू कौन सा? ओ ए आर ये मेरा बराबर होगा किसके? ओ बी क्यू के, है कि नहीं? एंगल ओ बी क्यू के, जो क्या है? हमारे एकांतर कोण है। और एकांतर कोण तभी बनते हैं जब दो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। सिंपल सी बात है कि नहीं? भाई ये भी 90, वो तो तुम्हारे क्या है? सारे 90 के हैं। तो मैंने कर दिया ओ ए आर को इक्वल कर दिया किसके? ओ बी क्यू के। तो ओ ए आर तुम्हारा ये वाला एंगल है, ओ बी क्यू ये वाला, तो ऐसे करके ऐसे नहीं बन गया एकांतर कोण, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। अब ये दोनों कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है। एक और कर सकते हो क्या? ओ आर हो गया ओ बी क्यू, और कर सकते हो तुम इसको कि ओ ए एस तो बराबर होगा एंगल ओ बी पी के। ये भी तुम्हारा एकांतर कोण ही बनाएगा, है कि नहीं? एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तुम्हारा ओ एस, अरे ओ ए एस ये वाला है, ये 90 है तुम्हारा। और जो तुम्हारा ओ बी पी कौन सा है? ओ बी पी ये भी 90 है। तो एकांतर कोण कुछ ऐसा बनता है ना, देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, या फिर ऐसे बना सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल होता है, या फिर ऐसे बना दो, ये एंगल इसके जेड के आकार का होता है, उसके एंगल मतलब वेरिएबल होते हैं। तो ऐसे क्या मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस वाले एंगल को इस वाले के इक्वल लिख दिया, यानी कि ओ ए आर यानी कि ये वाला एंगल इक्वल कर दिया मैंने ओ बी क्यू के, किसके? ओ बी क्यू के, ठीक है। समझ आ गया? अगर एकांतर कोण है तो ये तभी संभव है जब क्या हो कि तुम्हारी दोनों रेखाएं समांतर हो। अतः लिख सकते हो सिंपल सा कि तुम्हारी जो पी क्यू है समांतर किसके? आर एस के है। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके नोटेड। फटाफट कर लो इसको नोट। हाँ, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी थोड़ी तुम्हारा थ्योरेटिकल है बट इजी है। हो गया? ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से आता है। नहीं समझ में आया ना? मैं लिख रहा हूं पहले। सिद्ध कीजिए कि, देखो 5 है, ये लिखो। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श
बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अब अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हें पूरा करना होगा। हालांकि थोड़ी सा बोरिंग लग सकता है, बट टेंशन की कोई बात नहीं, प्रयास करूंगा कि समझाऊं पूरा अच्छे से। ठीक है, हालांकि सिद्ध कीजिए कि किसी अच्छा, अगर वृत्त की बात है तो एक वृत्त बनाओ पहले फटाफट। अरे व्रत अभी बनाया तो क्या घटिया व्रत। व्रत मुझसे कभी बना नहीं आज तक है। ठीक है, जो भी है, ये मान लो हमारा व्रत बन गया। ठीक है, तो व्रत के किसी स्पर्श बिंदु से, इसको फिर पहले मान लो तुम स्पर्श रेखा, तो ये तुम्हारा हो गया स्पर्श बिंदु। क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, अगर मैं इस पर लंब खींचता हूँ, ये तुम्हारी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है। बोला स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर ऐसे अगर तुम लंब खींचो परपेंडिकुलर, तो ये सिद्ध करोगे एकदम सेंटर से होकर जाता है, इसके केंद्र से होकर जाता है। ये प्रूफ करना है मुझे। जरा बेटा इसकी थ्योरी तुम्हें नोट करनी पड़ेगी। सपोज करो दिस इज पॉइंट O एंड दैट इज पॉइंट P, दैट साइड इज A, दिस इज B। ओके, ठीक है। ये बोल रहा है कि माना O, थ्योरी है, नोट करनी ही पड़ेगी। माना O केंद्र वाले वृत्त पर, कर लो, माना O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है? AB है। स्पर्श रेखा AB और स्पर्श बिंदु क्या है? P है। और स्पर्श बिंदु क्या है? P है हमारा। ठीक है, और क्या है? जो रेखा वृत्त को P पर स्पर्श करते है वो ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसको हम उल्टा सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? हमें सिद्ध करना है ना कि किसी मतलब अगर स्पर्श बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा पर लंब खींचूं तो वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है, लेकिन मैं इसका उल्टा मान के चलूंगा। मैं बोलूंगा मानते हैं कि केंद्र से होकर नहीं जाता। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, माना बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, क्या मानता हूं मैं? खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता है। वृत्त के केंद्र O से होकर क्या है कि नहीं जाता, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, नहीं जाता है। तो अगर O से नहीं जाता तो किससे जाता? तो मान लेता हूं मैं O डैश से होकर जाता है। किससे? मानता हूं मैं O डैश, यानी कि ये किससे? O डैश से होकर के जाता है, ये मैं मान लेता हूं। ठीक है, ओके। तो यह एक और बिंदु O डैश से होकर जाता है। हाँ, ये मान सकते हो कि यह है एक दूसरा बिंदु है ना, एक और बिंदु है, एक और बिंदु कौन सा है? O डैश से होकर जाता है, O डैश से होकर जाता है। ओके, अरे वो बोल रहा था कि ये सिद्ध करो कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और उस पर एक स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के लंबवत खींची गई जो रेखा होगी वो तुम्हारे वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो हम इसको विरोधाभास के थ्रू सिद्ध करेंगे। पहले उल्टा मानेंगे इसको। मैं मानता हूं कि एक ए भी तुम्हारी रेखा है, पी इसका स्पर्श बिंदु है, तो मैं मानता हूं कि ये तुम्हारा जो है, जब इस पर मैं लंब खींचता हूं तो ये ओ से नहीं बल्कि ओ डैश से होकर जाता है। तो अगर ये ओ डैश से होकर जाता है तो क्या होगा? और एक काम मैंने और किया कि ओ से पी को मिला दिया।
हालांकि पहले से मिला दिया था, ओ से पी और ओ डैश से पी को मिलाया, ओ डैश से। तुम लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। समझा दूंगा तो समझ तो जाओगे, बट ये जो थ्योरी है वो नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या है, मैं खुद नोट करके लाया हूँ, ये देखो। फिर क्या है, टी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है कि नहीं। अरे तो पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है, अगर इसकी मतलब ओ डैश से होकर जाता है, तब अगर होकर जाता है तो क्या होना चाहिए, हमारा एंगल ओ डैश पी बी क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि जब कोई बिंदु अगर परपेंडिकुलर हो, अगर स्पर्श बिंदु से कोई रेखा खींची जाए तो वृत्त के हमेशा तो क्या होती है, लंबवत होती है। ये तो जानते हो ना कि अगर कोई वृत्त है, कोई स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी जो रेडियस होती है उस पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो यानी कि इसका मतलब ये है, जो ये इसका है 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। मान लो मैं मान रहा हूँ कि ये ओ से नहीं ओ डैश से होकर जाएगा लंब जो खींचूंगा, तो अगर ओ डैश से होकर जाएगा तो ये हमारी जो थ्योरम है ये गलत नहीं होगी कि अगर स्पर्श रेखा है और अगर उस पर रेडियस जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये तुम्हारा मान लो केंद्र हो गया ओ डैश, कोई और बिंदु हो गया, उससे अगर जाएगी तो इसका केंद्र जो एंगल है वो 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि तुम्हारा 90 डिग्री होगा, समीकरण नंबर 1 मान लो। लेकिन ये भी जानते हैं कि जो हमारी रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लेकिन ये जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है, लेकिन त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी जानते हैं। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ये बात तो पक्की पता है सबको। ये मैंने उससे लिखा है, जो ऊपर थ्योरी लिखी है, ओ डैश से ऊपर जाता है इसलिए हमारा 90 डिग्री होगा। अब अगर इस पर लंब है तो क्या होगा, एंगल ओ पी बी इक्वल टू हमारा 90 होना चाहिए। इसको तो मानो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये एक और ये क्या हो गया, 2 हो गया। फिर तुम एक काम करो, अगर समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर तुम देखोगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या होगा तुम्हारा, ये 90 तो ये 90, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा एंगल ओ पी बी होगा वो तुम्हारा बराबर होगा किसके, ओ डैश पी बी के, है कि नहीं। लेकिन ओ पी बी ओ डैश पी के बराबर कैसे हो सकता है, लेकिन हमें जो फिजिकली हमें आकृति से जो स्पष्ट है क्या है, लेकिन क्या है कि आकृति से स्पष्ट है, आकृति से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ये वाला बड़ा ये वाला छोटा है। ये स्पष्ट है कि जो तुम्हारा ओ डैश पी बी है एंगल, जैसे स्मॉल देन एंगल ओ पी बी के अपेक्षा, ठीक है। तो तुम्हारा एंगल ओ डैश पी बी है वो छोटा है किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ओ पी बी की अपेक्षा। दिख रहा है ओ पी बी बड़ा दिख रहा है तुम्हें, इतना बड़ा, और ये इतना छोटा, यानी कि छोटा है, ठीक है। तो जब आकृति हमारा स्पष्ट है तो इसलिए यहाँ पे लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसलिए ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी क्या है, संभव नहीं है। तुम खुद सोचो कहाँ संभव है, नहीं ना संभव। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा एंगल इतना बड़ा दिख रहा है और ये इतना छोटा दिख रहा है, तो कहाँ संभव है कि नहीं। तो संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब ओपी और ओ डैश पी क्या हो, संपाती रेखाएं हों। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ डैश पी और कौन सी, ये वाली ओ डैश पी और ओपी क्या है, संपाती रेखाएं हों। अब संपाती का समझते हो कि नहीं समझते, संपाती के मैंने 1000 बार मतलब बताया। संपाती मतलब एक ही के ऊपर दूसरी रख देना संपाती कहलाता है। मेरी एक रेखा है, अगर मैं इसी को इसी के ऊपर धर दूं तो यानी कि रख दूं तो क्या होगा कि एक रेखा उसकी संपाती हो जाएगी। अगर ये रेखा इसके ऊपर आ जाए फिर ये इसके ऊपर चली जाए तो उनको बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है।
तो ये तभी पॉसिबल भाई, एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर हो, तो तब समपाती हो। तो बोल सकते हैं कि इसलिए P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, केंद्र से होकर जाता है। तो लिख दो अतः, क्या लिखोगे, अतः P पर स्पर्श रेखा से खींचा गया जो लंब है वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, अब अच्छा ये बता दो फटाफट कि समझ में किस किस को नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो इसको थोड़े रिवर्स, वो मतलब रिवर्स नहीं, पीछे करना, खिसकाना है ऐसे, फिर उसको दोबारा देखना है। एक बार और मैं समझा रहा हूँ कि मान लो एक हमारा वृत्त है जिसका केंद्र तुम्हारा O है, और ए बी क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। जैसे स्पर्श करते हैं तो मतलब स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पर टच करते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो माना P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता। इसको मैं उल्टा सिद्ध करना चाह रहा हूँ ना, मैं मान लेता हूँ कि ये इसके यहाँ से होकर नहीं आता, ये क्या O डैश से होकर जाता है। लेकिन अगर ये O डैश से होकर जाता है तो हमें ये पता है कि ये मतलब अगर लंबवत है तो ये हमारा 90 अंश होना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि अगर 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 तुम्हारा ये लंबवत होगा तो 90 अंश नहीं होगा। तो क्योंकि ये है ना कि मतलब जो उसकी रेडियस होती है तो वो इस पर लंबवत होती है, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि ओ पी बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और रेडियस होती है उसकी परपेंडिकुलर, तो ओ पी बी तुम्हारा 90 होना चाहिए। तो अगर दोनों से कंपेरिजन करें तो ये इसकी इक्वल आता है। लेकिन आकृति से ये हमारा स्पष्ट नहीं है, नहीं प्रूफ हो पा रहा कि ये दोनों 90 के हो सकते हैं। और यदि होगा भी तो तब होगा जब एक दूसरे के ऊपर ये रेखाएं क्या होंगी, ऐसी चिपकी होंगी, तो संपाती होंगी। तो अतः P पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। फटाफट नोट करो इसे, प्लीज नोट इट, कर लो नोट फटाफट। अब इसके बाद मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 की तरफ। हो गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या कह रहा है, बस तो देखने 6 और 7 बाकी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एक बिंदु मानो ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वृत्त के केंद्र से, तुम्हारा केंद्र O है। फिर क्या बोल रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये स्पर्श कर रहे हैं, इसकी तो कितनी लंबाई है, 4 सेंटीमीटर। इसको मान लो A, इसको मान लो O, इसको मान लो B, और इसको मिला दो। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्या डिफरेंस, कुछ नहीं, हमें फाइंड करनी है इसकी रेडियस R। इस पे लगा दो तुम पाइथागोरस थ्योरम, ये तुम्हारी क्या होती है, ये होती है तुम्हारी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, देखिए 25 इक्वल टू 16 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 25 माइनस 16 बराबर R स्क्वायर, यानी कि 9 बराबर R स्क्वायर। तो R का मान कितना आएगा तुम्हारा, अंडर रूट का 9, यानी कि प्लस माइनस का क्या निकलेगा तुम्हारा 3। अब दूरी कभी निगेटिव होती नहीं है, पॉजिटिव होती है, तो R का मान क्या है तुम्हारा प्लस का 3। तो अतः इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। नोट करो इसको फटाफट, छोटा सा था। अरे इस पे उतना नहीं सोचना यार, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे सोचने उचने को। हो गया, चलो छोटा सा तो था ये, है कि नहीं। ज़रा 1 मिनट रुकना थोड़ी सा, चलो अब रुकने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू करो। ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया, 7 ओके। 7 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। संकेंद्री समझते हो, अगर एक वृत्त ये है, अरे वृत्त थोड़ी ना लग रहा है ये,
अगर तुम्हारा एक वृत्त क्या है, ये है, मान लो वृत्त है, ठीक है। अगर तुम्हारा एक वृत्त ये है और यदि मैं दूसरा वृत्त ये, अरे यार, और यदि मैं एक दूसरा वृत्त ये बना दूं, कैसा, ऐसा, तो अगर दोनों का केंद्र क्या हो, समान हो, इसका केंद्र ये हो गया, इसके लिए केंद्र ये हो गया, तो जब दोनों के केंद्र समान हो तो ऐसे वृत्तों को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, जिन दोनों का वृत्तों का केंद्र क्या हो, एक हो, ठीक है। तो जरा इसको अच्छे से थोड़ी बना लेते हैं, बेकार बेकार सा दिख रहा है, ठीक है। देखो, एक में बनाऊंगा एक बड़ा वृत्त, अरे यार वृत्त बन ही कहाँ रहा है, आधे से ज़्यादा टाइम तो वृत्त को बनाने में लग जा रहा है। मान लो वृत्त है और एक वृत्त मान लो छोटा वाला ये है, ठीक है। दोनों का केंद्र एक ही है क्योंकि ये संकेंद्रीय बोल दिया उसने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बड़े एक की तुम्हारी क्या रेडियस 5, इसकी तो मान लो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5, और छोटे वाले की कितनी तुम्हें दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, अगर मैं इस जीवा को कुछ ऐसे खींचूं, तो मैं चित्र से क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट ये जो तुम्हारा स्पर्श बिंदु होता है, इसके दोनों साइड की साइड इक्वल होती हैं। थोड़ी चित्र है, बन गया है लंबा चौड़ा बड़ा सा, ठीक है। अगर इसको और छोटा कर दें, अच्छे से बनाए थोड़ी सा, तो और जो भी है मैं बता दे रहा हूँ नहीं, अरे इसको मिटाओ यार, फालतू को लग रहा है। ये तुम्हारा एक हल्का सा वृत्त बनाओ, ये वृत्त है, ये क्या है, ये तुम्हारा वृत्त है, और ये बनाओ एक बनाओ छोटा सा वृत्त, ये दोनों तुम्हारे संकेंद्रीय वृत्त हो गए। इसकी तुम्हारी 3 सेंटीमीटर दी हुई रेडियस, कितनी, 3 दी हुई है, और ये जो तुम्हारी दी रखी है कितनी है, 5 दी हुई है। अब तुम्हें पूरी फाइंड अब समझ में आया, ये 3 है ये 5 है, तुम्हें निकालनी है। इसको मान लो तुम ओ, इसे मानो ए, इसे मानो बी, इसे मानो सी। जो तुम्हारा ओ ए है वो कितना है, 5 है सेंटीमीटर। जो तुम्हारा ओ बी है वो कितना दिया है, तुम्हारा 3 सेंटीमीटर की तुम्हारी दोनों वृत्तों की त्रिज्या है जो दी हुई संकेंद्रीय है, ठीक है। अब हमें चाहिए ए बी, पहले चाहिए ना ए बी इक्वल टू तुम्हारा हो सकता है, अब हमें निकालना है पूरा ए सी की लंबाई। क्या निकालनी है, पूरी ए सी की। ए सी बराबर तुम्हारा होगा ए बी प्लस बी सी, है कि नहीं होगा, नहीं होगा, पूरी चाहिए तो हमें ए सी चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी। अच्छी बात यह है कि ए बी जो तुम्हारा होता है बी सी के बराबर होता है, तो अगर तुम ए सी निकालोगे तुम्हारा आएगा ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी, यानी कि ए सी बराबर आएगा तुम्हारा 2ab, ठीक है। ओके, तो तुम ए बी का मान निकाल लो। अगर तुम इसको बाहर ले आओ, इस त्रिभुज को, ये तुम्हारा ए, ये बी और ये ओ है, ये 5 है, ये 3 है, ये कितना होगा, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लो पहले x मान लो, इसको क्या मान लो x, तो यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा तुम्हारा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा तुम्हारा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर तुम्हारा 16 आया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी। तो तुम कौन सी लोगे, प्लस वाली, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो तुम्हारी ए बी की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, तो जो तुम्हारा ए बी आया वो कितना आया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए, ए सी, सही है ना। तो ए सी बराबर तुम्हारा दिया है 2 इंटू ए बी, तो ए सी इक्वल टू तुम कर सकते हो 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ए सी का तुम्हारा मारा है कितना 8 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। आया समझ में, नहीं आया, आ रहा है, जोड़ना बोलो, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर 8वां बताऊँ मैं, बस 8वें पे कहानी ख़त्म करते हैं, फिर 9वां से देखेंगे अगले लेक्चर पे इसी खुशी और हंसी के साथ, हो, ठीक है, हो गया, ओके। देखो ज़रा
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सेइंग दिस, क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि एक एक वृत्त की परिघत एक क्या बना है तुम्हारा, चतुर्भुज बना है ABCD। फिर देखो तुम्हें एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र O है, फिर एक बना हुआ तुम्हारा चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, ऐसे कुछ देखो। जैसा भी हो ऐसे कुछ बना हुआ मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा बना हुआ है, इसको माना गया है D, ये है हमारा E, दिस पॉइंट इज S, दिस इज R, दिस इज C, दिस इज Q, एंड दिस इज क्या है B, दिस इज क्या P। ये हो गया। अच्छा, जो सिद्ध करना पहले वो देख लो, जो मुझे सिद्ध करना है वो क्या है, सिद्ध करना है वो है तुम्हारा AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस बी सी, ये मुझे सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है, इसको बंद कर देते हैं, किताब को फटाफट करते हैं। AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस बी सी मुझे सिद्ध करना है। अच्छा, कभी ये देखा था, ये पढ़ा था एक चीज़ कि किसी किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा सतह बराबर होती है, यानी कि जो तुम्हारी DR है वो DS के बराबर होते हैं। ये लिख लो, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सिंपल सी बात है, यानी कि इक्वल होती हैं। इसका मतलब है, अगर हम पॉइंट डी की बात करें तो अगर डी से अगर मैं इसको मानो कि पूरा वृत्त है, अगर मैं इस पर स्पर्श रेखा खींचूं, यानी कि ये वाली खींची और ये वाली खींची, इसका मतलब तुम्हारा जो DR है और DS के बराबर होगा। क्या होगा, DR तुम्हारा बराबर होगा किसके, DS के बराबर होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अगर मैं इस पे आऊं, किस पे, C पॉइंट पे, ये जो लाइन होगी इसके बराबर होगी, यानी कि DR जो क्या होगा DS के बराबर होगा। अगर मैं जाऊँ पॉइंट C पे तो जो तुम्हारा CR होगा वो तुम्हारा CQ के बराबर होगा, है कि नहीं। तो जो तुम्हारा CR होगा वो तुम्हारा बराबर होगा किसके, CQ के बराबर होगा। इसको माना है 1 तो इसको मान लो 2, नहीं होगा। अगर इस पॉइंट से देखो तो ये जो रेखा ये इसके बराबर होगी, यानी कि अगर पॉइंट C की बात करें तो जो तुम्हारा CR होगा वो तुम्हारा CQ के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर इसमें फिर क्या दिक्कत है भाई, थ्योरम होती है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अगर यहाँ से खींचो ये वाली तो ये इसके बराबर होती, ये वाली ये इसके बराबर, ये वाली ये इसके बराबर, ये वाली ये इसके बराबर। इसमें सिंपल सी बात है, नहीं पढ़े थी वाली थ्योरम। सेंटर था, एक बाह्य बिंदु से खींच रहा था मैं, तो बाद में हमारा निकल के आया था कि ये वाली रेखा इसके बराबर होती है, PA इक्वल टू PB। नहीं, 10.2 नंबर की थ्योरम है, पागल हो गया, ठीक है। उसी का तो इस्तेमाल है इस पे। अब देखो, अगर मैं आऊँ किस पे, पॉइंट है, पॉइंट अगर मैं इस पे आऊँ B पे, तो जो तुम्हारा BP होगा वो किसके, BQ के इक्वल होगा, BP इक्वल टू BQ, तो BP इक्वल टू BQ, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अगर A पे आओ फिर, तो जो तुम्हारा AP होगा वो किसके इक्वल होगा, AS के, यानी कि AP इक्वल टू AS, ठीक है। AP इक्वल टू AS, समीकरण नंबर 4 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 हो गया समीकरण नंबर। अब तुम्हें चारों को फटाफट जोड़ देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको सबको प्लस कर दो, प्लस करो DR प्लस करो इसको प्लस DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, EP है ना, हाँ ठीक है। अगर इस साइड की बात करें तो क्या होगा तुम्हारा, DS प्लस CQ, DS प्लस CQ, DS प्लस CQ, BQ प्लस AS प्लस BQ प्लस AS, ये होगा, ठीक है।
अच्छा अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हारा डी आर प्लस सी आर क्या हो रहा है, डी आर इंटू सी आर, ये हो रहा है तुम्हारा डी सी, हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि डी से आर, सी से आर, ये पूरा इक्वल है तुम्हारा किसके, डी सी के। तो इसको मैं कर सकता हूँ क्या, सी डी प्लस, और तुम्हारा बी पी और ए पी क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है, ठीक है। तो इसको तुम कर सकते हो क्या, ए बी इक्वल टू डी एस प्लस ए एस, देखो डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस क्या हो गया, डी ए यानी कि ए डी, ठीक, प्लस अब देखो सी क्यू प्लस बी क्यू कहाँ गया, सी क्यू प्लस बी क्यू, ये तुम्हारा हो क्या हो गया, बी सी। अच्छा प्रूफ क्या करना था, ए बी प्लस सी डी, इसको ठीक कर दो, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब क्या दिक्कत है तुमको इसमें, इस पे कुछ दिक्कत नहीं है यार, वो अपने थ्योरम नंबर 10.2 को लर्न रखो, माइंड में रखो, और थ्योरम नंबर 10.1 को भी याद रखो। जो तुम्हारे थ्योरम नंबर 6 चैप्टर में थी ट्रायंगल पे 1 2, उसमें शायद 10 या 11 थी, उनको सबको एकदम याद रखो भाई। यहाँ सोते हो ना, वहाँ पे एक पेज ऐसे फाड़ के चिपका लो, और सारी थ्योरम एकदम कम से कम रटी होनी चाहिए ऐसे ही, और उनको डेली याद करो। और ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने तुम्हें टेबल लिखवाई थी, sin 0 का मान, sin 30 का मान, ऐसे जो पूरी लिखवाई थी, उसको फटाफट, दो चीज अगर भूल गए तो दिक्कत है भाई। ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एक ठो पक्का, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, उसको प्ले लिस्ट में सब पड़ा हुआ है, किस पे, प्ले लिस्ट पे। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, और इसी जोश और उत्साह के साथ। ओके।